तो हम लोगों को आज पढ़ना है उत्सर्जन, जिसको अंग्रेजी में एक्सक्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमको डिफिनीशन जानना कि एक्सक्रेशन किसको कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में सेल के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होते रहती हैं। उन सभी क्रियाओं में कुछ अपचय क्रिया, कुछ उपचय क्रिया, यानी उसको सामूहिक रूप से उपपचय क्रिया कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहता है सेल्स के अंदर, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ बनते हैं। उस सभी पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए वो उपयोगी नहीं होता है, जिसका बनता रहता है उत्सर्जी पदार्थ जो उत्सर्जी अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। तो एक्सक्रेशन is that process in which during the metabolic process excretory material is formed, which is out from the body by the help of excretory organs. That process are called excretion. तो ये excretion क्या है हम लोग जान गए। उपापचय क्रिया होती है तो उस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ बनते हैं, वेस्ट मटेरियल बनते हैं, एक्सक्रेटरी मटेरियल बनते हैं, और ये एक्सक्रेटरी मटेरियल जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं शरीर अंगों के द्वारा। तो ऐसे प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। अब हमको ये जानना है कि एक्सक्रेटरी मटेरियल्स क्या है या एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स क्या है। यहाँ जो चित्र बनाए हैं ये जो है किडनी, किडनी के ऊपर में टोपी जैसी रचना होती है जिसको अधिवृक्क कहते हैं। तो ये किडनी के ऊपर टोपी जैसी रचना अधिवृक्क है, जो वास्तव में ये उत्सर्जी अंग नहीं है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो ये किडनी है, एक जोड़ा किडनी होता है, और उसके साथ देखिए इसमें यूरेटर है, मूत्राशय है, ये सभी जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग के अवयव है, भाग है। माने उत्सर्जी अंगों के मिलने से उत्सर्जी तंत्र बनता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम बनता है। शरीर के अंदर बहुत सारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं अलग अलग। त्वचा के अंदर श्वेत ग्रंथियां हैं, वो भी एक उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा से CO2 निकलता है तो हम फेफड़ा को भी उत्सर्जी अंग कह सकते हैं। ऐसे वो वास्तव मुख्य रूप से श्वसन अंग है। तो हम लोग को कहना है, जानना है, बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ जो है शरीर के बाहर निकलते रहते हैं। हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सभी बाहर निकलते रहते हैं। कुछ जान लीजिए कि किस जीव में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, उस चीज को जो है आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो है आपको अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सभी आते हैं। इसके अलावे स्पंज, ये जो है प्रोटोजोआ में नहीं है, पोरीफेरा में आता है। तो प्रोटोजोआ के जंतु, पोरीफेरा के जंतु और मछलियां जो होती हैं पानी के अंदर, वो जो है मछली जो है सामान्य जो मछलियां हैं, फ्रेश वाटर की मछलियां, वह जो है आपको जो है अमोनिया जो है उत्सर्जी पदार्थ निकालता है शरीर से। अमोनिया सबसे ज्यादा पॉइजनस उत्सर्जी पदार्थ है, याद रखना है। मोस्ट पॉइजनस एक्सक्रेटरी मटेरियल्स आर
अमोनिया। तो अमोनिया जो एक्सक्रीशन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट माने प्रमुख जो सर्दी पदार्थ है, जो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और कुछ जो है फ्रेश वाटर फिश के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो इस चीज को हम कहेंगे वैसे जंतु जिसमें अमोनिया निकलता है वो सर्दी पदार्थ, तो उसको अमोनियोटेलिक एनिमल कहा जाएगा। याद रखना है अमोनियोटेलिक एनिमल कहा जाएगा। दूसरा है उसको हम कहते हैं यूरियोटेलिक। यूरियो माने यूरिया। जिस जंतु के शरीर से उस सर्दी पदार्थ के रूप में यूरिया बाहर निकलता है तो वैसे जंतु को यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत जो है आपको कार्टिलेजिनस फिश जो है यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक होता है। और इसमें जो है आपको जो टेरेस्ट्रियल जंतु है, खास जैसे मेढक, रेप्टाइल्स या मनुष्य, इन सबों के शरीर से ज्यादातर उस सर्दी पदार्थ जो है यूरिया बाहर निकलता है जो तरल रूप में होता है। तो इसको हम कहेंगे वैसे जंतु को यूरियोटेलिक कहा जाएगा। तो कार्टिलेजिनस फिश में आप जानते हैं कि स्कॉलियोडोन है यानी डॉग फिश है, ये उसके शरीर से उस सर्दी पदार्थ जो है यूरिया निकलता है। तो इन सभी जंतुओं को यूरियोटेलिक कहा जाएगा। तीसरा है यूरिकोटेलिक एनिमल। अभी बताए हैं यूरियोटेलिक एनिमल, अब है यूरिकोटेलिक एनिमल। वैसे जंतु जिसके शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकलता है तो उसको यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। अब उसके अंतर्गत जो है इस आएगा, हम बताए थे उसमें रेप्टाइल्स जो है आता है यूरियोटेलिक में, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स भी ऐसे होते हैं जिसमें यूरिक एसिड भी बाहर निकलता है। और जैसे पक्षी है, इंसेक्ट है और कुछ रेप्टाइल्स, इन सबों में उत्सर्जित पदार्थ जो है यूरिक एसिड होता है। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं। अब कुछ जानना है, कुछ और चीज बताते हैं, उसके बाद ये सब पढ़ाएंगे। अब हमको ये जानना है कि कुछ उत्सर्जी अंग जो है अलग अलग जंतुओं के भी और होता है, जैसे उसके बारे में पहले कुछ जंतु के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम अपने मनुष्य के बारे में बताएंगे। आप जान लीजिए आर्थ्रोपोडा, जैसे मान लीजिए कि तिलचट्टा, तो तिलचट्टा है कॉकरोच, तो उसका उत्सर्जी अंग जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो मल्पीजियन ट्यूब्यूल होता है। मल्पीजियन याद रखना है। कीटों के उत्सर्जी अंग प्रायः मल्पीजियन ट्यूब्यूल होता है, जैसे तिलचट्टा है। इसी तरह से और भी जो है कि माने कीट के प्रकार हो सकते हैं। दूसरा है इकाइनोडर्मेटा जंतु के उत्सर्जी अंग होता है ट्यूब फीट। अब जैसे मान लीजिए तारा मछली है, तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है। अभी हम बताए थे आर्थ्रोपोडा, ये जो है फाइलम है, संघ है। उसी तरह से इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जंतुओं में ट्यूब फीट जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन संघ। उसी तरह से एनीलिडा, एनीलिडा में आता है मुख्य रूप से केंचुआ जैसे जंतु। एनीलिडा में केंचुआ जिसको यर्थवर्म कहा जाता है और नेरिस, इन सब जंतुओं के जो उत्सर्जी अंग है उसको हम नेफ्रिडिया कहते हैं। अब नेफ्रिडिया बहुत तरह का होता है, सेप्टल नेफ्रिडिया, फेरिंजियल नेफ्रिडिया, इंटुगमेंट्री नेफ्रिडिया। तो नेफ्रिडिया बहुत तरह का है।
तो मुख्य रूप से आप ये जानिए कि एनिलिडा फाइलम के जंतुओं में उत्सर्जी अंग नेफ्रेडिया होता है। याद रखना है कि कौन कौन फाइलम में कौन कौन जंतु आता है, इसका भी याद रखना, ख्याल रखना है। आप मान लीजिए कि फ्लैट वॉर्म है, चपटा कृमि। अब जैसे इसके फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थीज, चपटे कृमि जिस फाइलम में रखा गया है उसको हम प्लेटीहेलमिन्थीज कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आता है टेप वॉर्म, लीवर फ्लूक। तो ये जो है चपटे कृमि है। चपटे कृमि के उत्सर्जी अंग को फ्लेम सेल्स कहा जाता है। तो फ्लेम सेल्स जो होता है ये उत्सर्जी अंग है, इसके द्वारा जो है उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। और प्रोटोजोआ फाइलम में जो है अमीबा जैसे जंतु और भी आते हैं। तो इन सबों के शरीर से जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं उत्सर्जित पदार्थ। तो उसका जो झिल्ली है आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन ही उसका यानी आउटर सरफेस, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है वो उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये सभी हैं उसके उत्सर्जी अंग जिसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। तो हम दो चीज अभी बताए, पहले तो डिफिनेशन बताए, दूसरा है कि उत्सर्जी अंग कौन, उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होता है, इस सब चीज को बताएं। अब हम लोग को उत्सर्जन के अंतर्गत मनुष्य के उत्सर्जन के बारे में जानना है। तो मनुष्य में उत्सर्जन की जो क्रिया होती है मुख्य रूप से किडनी से होता है। किडनी सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात करा जाए कि ये प्राइमरी सेक्रेटरी ऑर्गन है शरीर का। मनुष्य के शरीर का उत्सर्जन पढ़ना है तो ये सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है आपको किडनी। एक जोड़ा होता है मनुष्य के शरीर में, किडनी जो है एक जोड़ा होता है जो शरीर के निचले भाग में, शरीर के निचले भाग में जो है ये पाया जाता है। और ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, माने रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके दोनों तरफ जो है ये सेल के बीच के आकार का एक जोड़ा ये उत्सर्जी अंग होता है। तो एब्डोमिनल कैविटी के पास ही, यानी ये जो वर्टिब्रल कॉलम का जो भाग होता है वहीं पर जो है ये मिलता है साइड में उसके। तो ये जो किडनी जैसी किडनी जो है एक जोड़ा होता है, ये लाल भूरे रेड ब्राउन रंग का होता है। इसके बारे में अब हमको ये जानना है। हम जो है ये बता दें कि उत्सर्जित पदार्थ जो है सॉलिड रूप में हो सकता है या गैसियस रूप में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। उत्सर्जित पदार्थ तीनों रूप में भी हो सकते हैं। तो रेड ब्राउन जो है रंग का होता है मनुष्य का किडनी। और इस किडनी की जो लंबाई चौड़ाई और थिकनेस जो मोटाई जो है ये भी जानना है। मनुष्य के किडनी जो एडल्ट मनुष्य होता है पुरुष, उसका किडनी सामान्यतः 140 ग्राम का होता है यदि वजन की बात करें तो। स्त्रियों में एडल्ट स्त्री है कोई तो उसके शरीर में 135 ग्राम का एक किडनी होता है। यानी पुरुष का किडनी स्त्रियों की किडनी की तुलना में कुछ ज्यादा उसका वजन होता है। अब रह गई बात की लंबाई चौड़ाई क्या है। जनरली 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा ये किडनी जो है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा है। और इसकी चौड़ाई जो है आपको जो है 5 से 6 सेंटीमीटर जो है ये चौड़ा होता है किडनी। और किडनी की जो मोटाई है वो करीब जो है 3 से 4 सेंटीमीटर
के आसपास जो होता है उसका मोटाई, थिकनेस। तो हम लोग जान गए हैं किडनी के विषय में, उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसका वजन सब हम जान गए हैं। अब हमको जानना है कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। किडनी का जो स्ट्रक्चर जो होता है, तुमने कहा कि बीन सीड सेपेट। किडनी जो होता है बीन सीड सेपेट का मतलब होता है सेल के बीच के आकार का होता है, लेकिन बड़ा होता है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हम करें, अब देखिए किडनी में वो सर्दी और जो उसके अंग हैं, जो देख सकते हैं कि यूरिटर हो गया, ये किडनी हो गया, यूरिनरी ब्लडर है जिसमें मूत्र क्षरण करके आता है, इसमें से वो सब जो है एक जोड़ा यूरिटर है, एक जोड़ा किडनी है, और एक होता है मूत्राशय जिसको यूरिनरी ब्लडर कहते हैं। इसी में मूत्र जमा होता है। ये 24 आवर्स जो है किडनी में ब्लड क्षमता रहता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी के अंदर। तो उसके अंदर जो है दो तरह के नली प्रवेश करता है। इसके स्ट्रक्चर हम जाने कि किडनी कैसे बना। किडनी बना है लाखों छोटी छोटी उत्सर्गी इकाइयों के द्वारा, जिसको हम कहते हैं यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। ये यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल जिसको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, याद रखना है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल को नेफ्रॉन भी कहा जाता है, जो लाखों की संख्या में होता है शरीर के अंदर। 1 मिलियन लगभग जो है 10 लाख नेफ्रॉन होता है। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन, यानी एक किडनी के अंदर जो है 10 लाख होता है नेफ्रॉन। देखने या सोचने पर आदमी को ये विश्वास नहीं होता है कि किडनी में इतनी छोटी छोटी इकाइयां 10 लाख इसमें समाएगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये सूक्ष्म इकाइयां हमारे किडनी के अंदर है, जो ब्लड जो है वो क्षमता रहता है। 180 लीटर ब्लड क्षमता है 24 घंटा में, लेकिन क्षमता है तो छानने के बाद फिर जो उसके अधिकतर पानी और जो मुख्य जो तत्व है, पोषक तत्व जो है वो फिर से ऑब्जर्व होता रहता है। लेकिन यूरिन जो है हम कम ही त्याग करते हैं, मात्र जो है 150 ml से 700-750 ml तक जो है इस थैली में यूरिनरी ब्लैडर में भरता है, तो हम लोग को मूत्र का आभास होता है। तो हम पहले ही जाने कि ये जो है किडनी के आंतरिक भाग क्या है। किडनी में प्रत्येक किडनी ये एलिस है, एलिस ऑफ किडनी, एलिस ऑफ किडनी। किडनी का लंबवत कार्ड, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, एलिस मींस लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। किडनी का अनुदैर्घ्य कार्ड, जब लंबवत इसको काटा जाएगा तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है ये बाहरी जो सतह है वो कन्वेक्स है, कन्वेक्स उत्तल है, और ये 2 लेयर का होता है, 2 स्तर का। ये किडनी का जो बाहरी आवरण है ये 2 स्तर का होता है और कन्वेक्स होता है, जबकि भीतरी जो स्तर है धंसा है, इसीलिए इस भाग को कनकेव कहा जाएगा, इसको कन्वेक्स बोलेंगे, उत्तल। हिंदी वाले लड़के याद रखेंगे ये, तो ये कन्वेक्स जो है यानी उत्तल लिखेंगे। इसको पिरामिड लिख सकते हैं, मेडुलरी पिरामिड या पिरामिड। तो पिरामिड जो होता है वो वास्तव में शंकु के आकार का होता है, चौड़ा होता है, भीतर की ओर पतला होता है। यानी ये किडनी में मुख्यतः 2 भाग होता है। किडनी के जो बाहरी जो भाग है जिसमें ज्यादा ग्रेन्यूल्स होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर का भाग जो है हल्का होता है उसको हम मेडुला कहते हैं। किडनी के बाहरी सतह
करते हैं, रिनाल कैप्सूल भी बोल सकते हैं, सब में रिनाल लग सकता है, कॉर्टेक्स में भी रिनाल आगे लगा सकते हैं, रिनाल कॉर्टेक्स, रिनाल मेडुला, रिनाल वेन, रिनाल आर्टरी, सब में रिनाल लग सकता है। लेकिन आप कम से कम इसमें जरूर लगाइए रिनाल वेन और रिनाल आर्टरी, ये किडनी के अंदर जा रहा है एक एक की संख्या में। तो उसके अंदर प्रत्येक किडनी के अंदर जो है रिनाल वेन और रिनाल आर्टरी आता है और वो जो है अनेक भागों में बंटता है। रिनाल आर्टरी भी बटेगा, रिनाल वेन भी बटेगा। तो रिनाल आर्टरी जो बटेगा तो वो बनाएगा एफरेंट आर्टरियोल, ये जो है बटेगा अंदर में जाकर के, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन करीब जो है 10 लाख है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इसमें 10 लाख और 10 लाख इसमें, इतना ज्यादा इसमें नेफ्रॉन है। और ये बढ़ करके पतले पतले जो भाग बनते हैं आर्टरी के, तो उसको कहेंगे एफरेंट आर्टरी। रिनाल वेन का पतला पतला भाग बटेगा तो वह जो है उसके जो है एफरेंट आर्टरियोल बनेगा। तो इस तरह से जो है रिनाल वेन बनेगा। रिनाल वेन जो है एफरेंट आर्टरियोल जो है रिनाल आर्टरी के बटने से होता है, और रिनाल वेन जो होता है वो जो है भी पतले पतले भाग जो होते हैं उसके, जो बाद में जुड़ जाते हैं। हमको ये जानना है कि हमको ये जानना है कि इस किडनी के विषय में, किडनी में हमने कहा कि ये आगे जो दानादार भाग है ज्यादा, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स या रिनाल कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। हमने कहा कि इसको सब में रिनाल लगा सकते हैं, नहीं तो कॉर्टेक्स लिखिए। किडनी के बाहरी भाग जिसमें दानेदार इतना ज्यादा है उसको रिनाल कॉर्टेक्स, और अंदर का जो हल्का भाग है या इसमें देख रहे हैं कि इधर का जो पोर्शन है यहां से लेके इधर सब जो है मेडुला में आता है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग होता है। इसी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। अब हमको ये जानना है कि अच्छा इसमें देखिए पीछे वाला भाग में, पीछे वाले भाग में हम देख रहे हैं कि चौड़ा भाग होता है अंदर वाली जगह। इधर का भाग है कनकेव, इधर का भाग है कन्वेक्स। भीतरी भाग जो है वो कनकेव होता है, ये पोर्शन कनकेव वाला पोर्शन है। कनकेव माने अवतल, ये कनकेव होता है, अवतल होता है। ये भाग बाहरी भाग उत्तल होता है, कन्वेक्स। तो ये कनकेव वाले पोर्शन में जो खाली जगह देख रहे हैं अंदर में, उसको हम पेल्विस कहेंगे, पेल्विस। अब पेल्विस जो है नीचे की ओर पतला एक नली निकलता है, धीरे धीरे पतला होता जाता है, तो इस नली को यूरिटर हम कहते हैं। इसको मूत्रवाहिनी कहेंगे, हिंदी में कहेंगे मूत्रवाहिनी। तो एक किडनी के बारे में जान गए तो समझे कि दोनों किडनी के बारे में हम जान गए। किडनी में जो है आपको यूरिटर जो है आपको देख रहे हैं कि इसमें 2 यूरिटर होता है, और ये यूरिटर लगा होता है किससे, पेल्विस से लगा है। यानी पेल्विस का ही निचला भाग वो यूरिटर बनता है, यानी 2 यूरिटर होते हैं, 2 किडनी तो 2 यूरिटर। उसी प्रकार से ये हाइलम वाले भाग में होता है ये पेल्विस और यूरिटर, उसमें से निकलता है। आप जो है यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हमने बताया था कि ये जो यूरिटर है यूरिनरी ब्लैडर में मूत्राशय में लगा होता है, और ये मूत्राशय लगभग 150 ml से लेकर के इसमें मूत्र जो है ज्यादा भी जमा होता है, करीब जो है 700 ml तक जो है मूत्र जमा होता है, 700-750 तक। लेकिन उसके पहले ही जब ज्यादा मूत्र लगने लगता है, 300-400 ml हो जाता है, तो त्याग, पेशाब को त्याग करने की इच्छा होती है, यूरिन को निकालने की इच्छा होती है, हम लोग यूरिन बाहर करते हैं। तो ये यूरिन निकलता है कहाँ से, ये है मूत्र
जिसको हम कहेंगे यूरेथ्रा, इसको बोलेंगे मूत्र मार्ग, जहां से पेशाब निकलता है जिस रास्ते से, उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये यूरेथ्रा पुरुषों में भी होता है, इसकी जो लंबाई है वो जनरली 4 सेंटीमीटर होता है, और पुरुषों में जो यूरेथ्रा होता है वो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसी यूरेथ्रा के द्वारा मूत्र जो है शरीर से बाहर निकलता रहता है छिद्र के द्वारा, और लेकिन स्त्रियों में जो है ये यूरिन जो है आपको ये बाहर निकलता है, ये यूरिनोजेनाइटल कैनाल के रूप में भी जो है पुरुष का जो भाग होता है वो, चूंकि दोनों भाग से यूरिन और उससे जो है सीमेन भी बाहर निकलता है, इसीलिए दोनों एक साथ बाद में मिल जाता है, एक साथ खुल जाते हैं एक दूसरे में, तो उसको हम कहेंगे यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। तो ये जो है पुरुषों में, और स्त्रियों में जो है उसके मूत्र मार्ग अलग होते हैं, और उस केस में जो है उसको हम यूरिनोजेनाइटल जो है नहीं कहेंगे, जनरली पुरुष में यूरिनोजेनाइटल वाले भाग जो है एक साथ हो जाते हैं। माने यूरिन जो है ये आपको यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है, और दूसरा जो है आपको सिग्नल के माने क्या कहते हैं, ये जो मूत्र वाहन वृषण से निकलने वाला जो सीमेन होता है वो बाद में चल करके एक जगह जो है मिल जाता है। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं, हम लोग नेफ्रॉन के बारे में एक्चुअली अब जानना है कि नेफ्रॉन जो है क्या होता है। तो नेफ्रॉन का चित्र भी बनाना होगा, इसको सिंपली जल्दी बना लो 2 मिनट के अंदर, तब हम नेफ्रॉन का चित्र बनाएंगे, क्योंकि फिर नहीं तो मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा, क्योंकि समय कम है। तो नेफ्रॉन के बारे में जान लीजिए कि नेफ्रॉन, इसका जो है चित्र जो है बना देंगे दूसरे दिन। नेफ्रॉन जो होता है उसमें कप जैसी एक रचना होती है। नेफ्रॉन जो होता है, जिसको हम कहेंगे कि ये एक यूनिट है आपको किडनी का, जो उसमें कप जैसी रचना होती है नेफ्रॉन। तो कप जैसी रचना को हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। ये बोमन कैप्सूल जो कप जैसी रचना होता है, उसके अंदर में गुच्छा जैसी रचना होती है। ये गुच्छा जैसी रचना, जो कप जैसी रचना, उसके अंदर गुच्छा जैसी रचना होता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, हिंदी में कोशिका गुच्छ। दूसरे दिन इसका चित्र बनाएंगे। तो कप जैसी रचना को बोमन संपूर्ण, चाहे बोमन कैप्सूल, कप जैसी रचना, और इस कप जैसी रचना में गुच्छा जैसी रचना है, जिसको हम कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस बनता कैसे है, हमने इसको बताएंगे दूसरे दिन, आप इतना ही जान लीजिए। इस तरह से ये कप जैसी रचना, ये नली इसमें एक आती है, चौड़ी नली। अब यही बार बार ये बढ़ जाता है पतले पतले भाग में, और ये जो है इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा उलझा हुआ रचना बनाता है, जिसको हम ये ग्लोमेरुलस इसी को कहेंगे, ग्लोमेरुलस। इसको बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल। और इसमें से जो है एक नली निकलता है, पतली नली, जिसको हम कहेंगे इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। अब
अब इसके अंदर जो है इसका जो नली है, इसकी जो डायमीटर है वो एवरेज डार्टियोल की तुलना में कम होता है। इसके अंदर प्रेशर उत्पन्न होता है, पतले पतले भाग में भी बढ़ जाता है अंदर में, वो भी, और ये भी पतला होता है। इसके चलते अंदर में प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके चलते ब्लड का जो भाग है, छोटे छोटे अवयव, वो जो है सब हाँ, तो ब्लड के जो अवयव है मोस्टली छोटे छोटे अणु, सभी पदार्थ या कुछ लाभदायक पदार्थ, ये सब छोटे अणु जो है वो क्षण करके आ जाते हैं इसमें गोमेन संपूर्ण के अंदर। और यहाँ से फिर इसके चित्र जो है दूसरे दिन बनाएंगे। तो ये जो है आपको ग्लोमेरुलस है, और उसमें से छन करके नीचे आता है गोमेन संपूर्ण में, तो उसको इस प्रकार ग्लोमेरुलस में जो क्षमता है उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो वहां से छन करके जो है नली में जाता है, इस नली में, और उस नली में जो है कहेंगे उसको ब्रिक नली, उसको हम ब्रिक नली कहेंगे। उसमें बहुत सारा जो है लाभदायक अणु भी होता है, हानिकारक कुछ सभी पदार्थ के अलावे, यूरिया के अलावे जो है हानिकारक पदार्थ होते हैं, लाभदायक पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज है, उसके बाद जो है साल्ट्स है, एमिनो एसिड है, बहुत सारी चीज है उसके अंदर, और जल है, ये सभी उसके अंदर प्रवेश करता है। तो जल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो बाहर निकल रहा है ब्रिक नलिका में, तो ब्रिक नलिका के बारे में भी समझाना। ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसको प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसका चित्र बनाएंगे तभी जो है आप समझ पाएंगे। ठीक है, आज इतना ही, 1-2 मिनट और समय होगा तो उसमें तुम डायग्राम बना लो, दूसरे दिन इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। You